बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये अब हमारा सेकंड लेक्चर है और इसका नाम है मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट स्पेसिफिकेशंस। तो इसमें बेसिकली हम मेजरमेंट इन सिस्टम स्पेसिफिकेशंस डिस्कस करेंगे। ये इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स हैं जो कि हमें बता रहे हैं कि एट द एंड ऑफ दिस लेसन द स्टूडेंट विल बी एबल टू define the different terms used for characterizing the performance of an instrument measurement system, compare the performance of two similar type of instruments looking at the specifications, and write down the performance specifications of a measurement system from its test data. तो ये तीन ऑब्जेक्टिव्स हैं जो कि एट द एंड ऑफ दिस लेक्चर आप अचीव करेंगे। इंट्रोडक्शन। The combined performance of all the blocks of a measurement system is described in the specification. यानी जो सारे blocks हैं उस measurement system के उनका combined performance जो है वो आप describe कर सकते हैं through the specifications of that system. It is therefore of paramount importance that one understand the basic form of an instrument specification and at least the generic elements in it that appears in almost all instrument specifications. और फिर specifications of an instrument are provided by different manufacturers in different wrap and quoting different terms which may sometimes cause confusion. जो हमारी specifications हैं उनको हम तीन तरह की categories में divide कर सकते हैं. Broadly speaking, these specifications can be classified into three categories. Number one are the static characteristics, number two are the dynamic characteristics, and number three are the random characteristics. तो इस लेक्चर में हम ये तीनों टाइप ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस करेंगे जो कि है स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक्स, डायनामिक कैरेक्टरिस्टिक्स और रैंडम कैरेक्टरिस्टिक्स। आगे की स्लाइड में हम डिफाइन करेंगे कि स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, डायनामिक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं और रैंडम कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक्स। स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक्स रेफर टू द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सिस्टम व्हेन द इनपुट इज आइदर हेल्ड कांस्टेंट और इज वेरिंग वेरी स्लोली। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स आपको बताते हैं कि अगर आपकी जो इनपुट है वो कांस्टेंट है यानी कि लेवल पे है और या फिर बहुत ही आहिस्ता से चेंज हो रही है, तो वो वाले कैरेक्टरिस्टिक्स जो इस तरह के केस में डिफाइन होंगे उनको हम कहेंगे स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक्स। फर्दर जो द आइटम्स दैट कैन बी क्लासिफाइड अंडर द हेडिंग स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक्स आर मेनली ये 7 टाइप्स ऑफ स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पर डिफाइन हुए हैं। इन 7 टाइप ऑफ स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक्स में सबसे पहले है रेंज और स्पैन, उसके बाद है सेंसिटिविटी, फिर है लिनियरिटी, फिर है हिस्टेरिसिस, फिर है रेजोल्यूशन, फिर है एक्यूरेसी और फिर है प्रिसीजन। तो इन सारे जो फर्दर स्लाइड्स हैं उनमें इन सारे कैरेक्टरिस्टिक्स की हम डेफिनेशंस देखेंगे और अंडरस्टैंड करेंगे कि ये कैरेक्टरिस्टिक्स स्पेसिफिकेशंस हमें क्या बताती हैं। तो इन ऑर्डर वाइज फ्रॉम 1 to 7 हम इन्हें डिफाइन करेंगे और देखेंगे इनकी एग्जांपल्स। सबसे पहले है रेंज और स्पैन। तो जो रेंज होती है इट डिफाइंस द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज़ ऑफ द इनपुट्स और द आउटपुट फॉर विच द इंस्ट्रूमेंट इज़ रिकमेंडेड फॉर यूज़। तो बेसिकली रेंज क्या है, रेंज वो रेंज है जिसमें आपका इंस्ट्रूमेंट जो है वो ऑपरेशन के लिए डिफाइन वो होता है, ऑपरेशन करता है जिस रेंज मैक्सिमम से और मिनिमम रेंज में ऑपरेट करता है। इसकी एग्जांपल हम देख सकते हैं कि फॉर एग्जांपल फॉर अ टेम्परेचर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट the input range may be 100 to 500 degree centigrade and the output range may be from 4 to 20 milliampere। यानी इसकी इनपुट पे जो टेम्परेचर है वो वेरी कर सकता है प्रॉपर ऑपरेशन के लिए उस सिस्टम के, वो वेरी कर सकता है 100 से लेके 500 डिग्री सेंटीग्रेड तक, और जो उसकी आउटपुट होगी उसकी वैल्यू वेरी करेगी फ्रॉम 4 to 20 milliamp। तो बेसिकली ये मिनिमम टेम्परेचर ऑफ 100 मिनिमम इनपुट टेम्परेचर ऑफ 100 डिग्री सेंटीग्रेड से लेके 500 डिग्री सेंटीग्रेड तक के टेम्परेचर के लिए सही काम करेगा। और आउटपुट भी इसकी जो करंट होगा वो होगा, आउटपुट करंट की जो मिनिमम वैल्यू होगी वो होगी 4 मिली एम्प्स और जो उस आउटपुट करंट की मैक्सिमम वैल्यू होगी वो 20 मिली एम्प। तो बेसिकली रेंज क्या है, रेंज इज सिंपली दैट इट डिफाइंस द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ द इनपुट्स विच इज़ 100 to 500 डिग्री सेंटीग्रेड इन अवर केस और द आउटपुट्स फॉर विच द मेजरमेंट इज रिकमेंडेड टू फॉर यूज। और आउटपुट की रेंज है हमारी 4 से 20 मिली एम्प पे। तो ये होगी इसकी इनपुट की रेंज और ये होगी इसकी आउटपुट की रेंज जिस पे ये प्रॉपरली ऑपरेट करे। तो ये चीज़ है जो हमें रेंज बताती है कि किस रेंज पे वो मेजरमेंट ऑफ सिस्टम जो है वो ऑपरेट कर सकता है। सेकंड स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक है सेंसिटिविटी। सेंसिटिविटी कैसे डिफाइन कर सकते हैं, उसको डिफाइन करते हैं, इट कैन बी डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ इंक्रीमेंटल आउटपुट एंड द इंक्रीमेंटल इनपुट।
सेंसिटिविटी बेसिकली ये चीज़ है जो हमें बताती है कि अगर आपकी जो इनपुट है वो यूनिट अमाउंट से इंक्रीज़ हो तो आउटपुट कितनी इंक्रीज़ हो। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि सेंसिटिविटी हमें ये बताती है कि अगर आपकी इनपुट एक यूनिट अमाउंट से इंक्रीज़ हो तो आउटपुट कितनी इंक्रीज़ होगी। इसकी एग्जांपल भी हम देखते हैं। While defining the sensitivity, we assume that the input-output characteristic of the instrument is approximately linear in that range. तो ये हम एक assumption करते हैं कि input-output characteristic जो है वो non-linear नहीं है बल्कि linear है। ये example इसको further clarify करती है। For example, sensitivity of a spring balance can be expressed as 25 mm per kg, indicating additional load of 1 kg will cause additional displacement of the spring by 25 mm. यानी अगर हम 1 kg यानी यूनिट इंक्रीमेंट करेंगे इनपुट पे तो आउटपुट जो है वो 25 मिलीमीटर से इंक्रीज होगी। तो ये हमें बताती है सेंसिटिविटी दैट इट इंडिकेट्स दैट एडिशनल लोड ऑफ 1 kg विल कॉज एडिशनल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द स्प्रिंग बाय 25 मिलीमीटर। यानी 1 kg इंक्रीज करेंगे तो आपकी जो स्प्रिंग की डिस्प्लेसमेंट है वो होगी 25 मिलीमीटर। तो ये बताती है कि स्प्रिंग कितना सेंसिटिव है और ये टर्म डिफाइन करती है उसकी सेंसिटिविटी। इसी से रिलेटेड एक और टर्मिनोलॉजी है जो कि है सेंसिटिविटी ड्रिफ्ट। सेंसिटिविटी ऑफ इंस्ट्रूमेंट में ऑल्सो वेरी विद टेम्परेचर और अदर एक्सटर्नल फैक्टर्स। दिस इज नोन एज सेंसिटिविटी ड्रिफ्ट। सपोज द सेंसिटिविटी ऑफ द स्प्रिंग बैलेंस मेंशन्ड अबव इज 25 मिलीमीटर पर केजी एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 27 मिलीमीटर पर केजी एट 30 डिग्री सेंटीग्रेड। तो बेसिकली हो रहा क्या है कि जब टेम्परेचर 20 डिग्री सेंटीग्रेड था तो सेंसिटिविटी थी 25 मिलीमीटर पर केजी, लेकिन जब टेम्परेचर 30 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया यानी 20 से टेम्परेचर 30 हो गया, 10 डिग्री राइज हुआ है टेम्परेचर में, तो सेंसिटिविटी आपकी अब 25 मिलीमीटर नहीं रही बल्कि वो हो गई है 27 मिलीमीटर पर केजी, यानी 2 मिलीमीटर का इंक्रीज़ आया। तो जब हम इस 2 मिलीमीटर के इंक्रीज़ को डिवाइड करेंगे बाय द अमाउंट ऑफ टेम्परेचर चेंज दैट इज 10 डिग्री सेंटीग्रेड, तो 2 मिलीमीटर डिवाइडेड बाय 10 डिग्री सेंटीग्रेड विल गिव अस द सेंसिटिविटी ड्रिफ्ट इक्वल टू 0.2 मिलीमीटर पर केजी पर डिग्री सेंटीग्रेड। यानी हर डिग्री सेंटीग्रेड राइज ऑफ टेम्परेचर में सेंसिटिविटी जो है वो 0.2 मिलीमीटर पर केजी इंक्रीज हो रही है। और फाइनली जब 10 डिग्री राइज हो गया टेम्परेचर का तो सेंसिटिविटी जो है वो 25 से हो गई है 27 मिलीमीटर पर केजी। दस द सेंसिटिविटी ड्रिफ्ट पर डिग्री सेंटीग्रेड इज 0.2 मिलीमीटर केजी पर डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये है सेंसिटिविटी ड्रिफ्ट। अच्छा, in order to avoid such sensitivity drift, sophisticated instruments are either kept at controlled temperatures or suitable in-built temperature compensation schemes are provided inside the instrument. तो ये measures हैं जो हम लेते हैं sensitivity drift को avoid करने के। अगला static characteristic है linearity. Linearity is actually a measure of non-linearity of the instrument. The linearity is defined as the maximum deviation from the linear characteristics as a percentage of the full scale output. अब ये फिगर जो है इसको देख के हम linearity को समझ सकते हैं। इस फिगर में ये जो स्ट्रेट लाइन है ये लीनियर है और ये जो आपकी कर्व्ड लाइन है ये आपके सिस्टम मेजरमेंट सिस्टम की ऑपरेशनल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। अब हम देखते हैं कि लिनियरिटी किस तरह डिफाइन करेंगे। अब ऑब्वियसली ये जो वैल्यू है सिस्टम की एक्चुअल वैल्यू वो लीनियर कैरेक्टरिस्टिक से वेरी कर रही है। अब हम देखेंगे कि जो मैक्सिमम जो डिफरेंस है वो किस पॉइंट पे आता है, यानी डेल्टा ओ मैक्सिमम कब होता है। अब हमने दो डिफरेंसेस देखे हैं, डेल्टा O2 और डेल्टा O1। इन दोनों के दरमियान हम देखेंगे कि मैक्सिमम जो होगा वो उसको हम कहेंगे डेल्टा O। तो जो डेल्टा होगा वो मैक्सिमम वेरिएशन होगी फ्रॉम द लीनियर कैरेक्टरिस्टिक्स। और लिनियरिटी को हम डिफाइन करेंगे, द लिनियरिटी इज डिफाइंड एज द मैक्सिमम डेविएशन, जो भी डेल्टा O1 O2 O3 में से जो भी मैक्सिमम डेविएशन होगी फ्रॉम द लीनियर कैरेक्टरिस्टिक्स एज अ परसेंटेज ऑफ द फुल स्केल आउटपुट। फुल स्केल आउटपुट क्या चीज़ है? बेसिकली फुल स्केल आउटपुट है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द आउटपुट माइनस द मिनिमम वैल्यू ऑफ द आउटपुट। तो जो मैक्सिमम डेविएशन होगी इस सिस्टम की परफॉर्मेंस की फ्रॉम लीनियर कैरेक्टरिस्टिक्स, उसको जब हम डिवाइड करेंगे मैक्सिमम फुल स्केल आउटपुट से तो हमारे पास लिनियरिटी आ जाएगी। तो ये बेसिकली लिनियरिटी हमें बताएगी कि लिनियरिटी इज यूज्ड टू डेल्टा ओ डिवाइडेड बाय ओ मैक्स माइनस ओ मिन। तो ये लिनियरिटी होगी कि मैक्सिमम डेविएशन फ्रॉम द लीनियर कैरेक्टरिस्टिक डिवाइडेड बाय द फुल आउटपुट रेंज विल गिव अस लिनियरिटी। अब हम देखते हैं एक और स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक जो क्या है, हिस्टेरेसिस। हिस्टेरेसिस एग्जिस्ट नॉट ओनली इन मैग्नेटिक सर्किट्स बट इन इंस्ट्रूमेंट्स ऑल्सो। For example, the deflection of a type pressure gauge may be different for the same pressure, but one for increasing and other for decreasing.
अब हम देख रहे हैं कि इसकी जो आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो जब हम इंक्रीज़ कर रहे हैं इनपुट तो वो ये वाला पाथ फॉलो कर रहे हैं जो मैं लेज़र पॉइंटर से शो कर रहा हूँ, और जब ये डिक्रीज़ कर रही है इनपुट तो आउटपुट जो है वो ये वाला पाथ फॉलो कर रही है। तो हम देखते हैं कि इनपुट जब इनपुट की इंक्रीज वाला पाथ आउटपुट डिफरेंट पाथ आउटपुट फॉलो कर रही है, और जब इनपुट डिक्रीज़ हो रही है तो आउटपुट डिफरेंट पाथ फॉलो कर रही है। तो इसी को कहते हैं हिस्टैरिसिस। तो हिस्टैरिसिस इज एक्सप्रेस्ड एज द मैक्सिमम हिस्टैरिसिस एज अ फुल स्केल रीडिंग। अब बेसिकली जो आपकी जो दोनों पाथ्स हैं आउटपुट के, जो कि इंक्रीजिंग केस में जो पाथ है और जो आपका डिक्रीजिंग केस में जो पाथ है, उन दोनों का जो मैक्सिमम डिफरेंस होगा जब उसको हम डिवाइड करेंगे फुल स्केल आउटपुट यानी ओ मैक्स और माइनस ओ मिन से, और उसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास हिस्टैरिसिस आ जाए। तो जितना ज़्यादा वेरिएशन होगी इन दोनों के दरमियान, जितना ज़्यादा डिफरेंस होगा उतना ही हमारा हिस्टैरिसिस ज़्यादा होगा। तो ये हम देख सकते हैं कि अब इस केस में जो h है ये है आपका मैक्सिमम डेविएशन बिटवीन दी पाथ्स ऑफ इंक्रीजिंग इनपुट एंड डिक्रीजिंग इनपुट। तो बेसिकली मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, इंक्रीजिंग इनपुट जब आप करेंगे, इनपुट इंक्रीज़ हो रही है तो आउटपुट ये वाला पाथ फॉलो कर रही है, और जब आपकी इनपुट डिक्रीज़ हो रही है तो आउटपुट ये वाला पाथ फॉलो कर रही है, और इनकी जो मैक्सिमम डिफरेंस है वो ये h है। इस h को जब हम डिवाइड करेंगे फुल स्केल आउटपुट से यानी ओ मैक्स माइनस ओ मिन से डिवाइड करेंगे और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा हिस्टैरिसिस। तो ये डेफिनेशन थी हिस्टैरिसिस। नेक्स्ट स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक्स है हमारा रेजोल्यूशन। इन सम इंस्ट्रूमेंट द आउटपुट इंक्रीजेज इन डिस्क्रीट स्टेप्स फॉर कॉन्टिन्यूस इंक्रीज इन द इनपुट एज शोन। इस फिगर में हम देख सकते हैं कि अगर लेट सपोज कि हमारी इनपुट आई जो था वो इस लेवल पे था, तो आउटपुट जो आ रही है वो हमारी ये आ रही है जो मैं लेज़र पॉइंट से शो कर रहा हूँ। अब इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक जब आई इंक्रीज़ कर रही है इनपुट तो आपके आउटपुट में कोई चेंज नहीं आ रही और आउटपुट जो है वो कांस्टेंट रह रही। जब इस पॉइंट पे आप पहुँचते हैं तो इस पॉइंट पे आपकी इनपुट पे फिर आउटपुट पे चेंज आते हैं। तो आपकी जो इनपुट है वो कॉन्टीन्यूसली इंक्रीज़ हो रही है, लेकिन जो आपकी आउटपुट है वो कुछ रेंज ऑफ इनपुट के लिए स्टैटिक रह रही है, और जब इस पॉइंट पे इनपुट पहुंचेगी तो फिर आपकी आउटपुट दूसरे डिस्क्रीट लेवल पे जा रही है। तो इसी पॉइंट को हमने यहाँ पे डिफाइन किया कि इन सम इंस्ट्रूमेंट्स द आउटपुट इंक्रीजेज इन डिस्क्रीट स्टेप्स फॉर कॉन्टिन्यूस इंक्रीज इन द इनपुट। इनपुट आपकी कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज कर रही है, लेकिन आउटपुट जो आपकी पहले ये है वैल्यू है, फिर कुछ इंटरवल के बाद ये वैल्यू है, फिर ये वैल्यू है, फिर ये वैल्यू है। तो ये जो है वो डिस्क्रीट स्टेप्स में इंक्रीज करेगी। तो बेसिकली आप इसका मतलब ये है कि इधर से लेके इधर तक जो चेंज है इनपुट में वो डिटेक्टेबल नहीं है। जब इनपुट इस पॉइंट पे आएगी तो फिर आपकी आउटपुट इंक्रीज होगी। तो यही चीज़ है जो कि रेजोल्यूशन डिफाइन करती है। इस डिफरेंस को जो डिटेक्टेबल जिस इंटरवल पे इनपुट को डिटेक्ट नहीं करी उसे हम कह रहे हैं डेल्टा आई, और ये आपकी है आउटपुट। तो ये चीज़ जो है वो रेजोल्यूशन डिफाइन करती है। Resolution indicates the minimum change in input variable that is detectable. Resolution is also defined in terms of percentage as resolution equals to delta I over I max minus I min into 100. ये वही डेल्टा आई वही रेंज है जिसपे इनपुट जो है वो डिटेक्टेबल नहीं है। उस रेंज को जब हम डिवाइड करते हैं आई मैक्स माइनस आई मिन से और 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आ जाती है रेजोल्यूशन। एक और टर्म हम डिफाइन करते हैं डायनामिक रेंज, जो कि है द कोशेंट बिटवीन द मेजरिंग रेंज एंड रेजोल्यूशन इज ऑफन एक्सप्रेस्ड एज डायनामिक रेंज एंड इज डिफाइंड एज डायनामिक रेंज इज इक्वल्स टू मेजरमेंट रेंज डिवाइडेड बाय रेजोल्यूशन। अब हम डिस्कस करते हैं एक और स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक जो है एक्यूरेसी। Accuracy indicates the closeness of the measured value with the actual or true value and is expressed in the form of the maximum error, that is measured value minus true value as a percentage of full scale reading. तो जो आप एक्यूरेसी क्या चीज़ है, आपकी एक ट्रू वैल्यू है जो कि एक्चुअली उसकी ट्रू वैल्यू है उस जो, और एक है आपके पास जो मेजर्ड वैल्यू आती है। अब एक्यूरेसी ये बताती है कि जो आपने वैल्यू मेजर की है वो ट्रू वैल्यू से कितनी डिफरेंट है। तो उसको डिफरेंस निकालने या एरर निकालने के लिए मैक्सिमम एरर जो है वो हम फाइंड आउट करते हैं मेजर्ड वैल्यू माइनस द ट्रू वैल्यू एज अ परसेंटेज ऑफ द फुल स्केल रीडिंग। तो ये चीज़ आपको एक्यूरेसी बताती है कि आपकी रीडिंग कितनी एक्यूरेट है, यानी आपने जो रीडिंग की है वो ट्रू वैल्यू के कितने करीब है। ये चीज़ आपको एक्यूरेसी बताएगी कि आपकी जो वैल्यू आपने मेजर की है वो असली वैल्यू के कितने करीब है। इस चीज़ को हम कहेंगे एक्यूरेसी। दस, if the accuracy of a temperature indicator with a full scale range of 0 to 500 degrees centigrade is specified as plus minus 0.5 degree percentage plus minus 0.5%, it indicates that the measured value will always be within plus minus 2.5% for 2.5 degrees centigrade of the true value.
अब अगर एक्यूरेसी आप बताते हैं कि 500 डिग्री सेंटीग्रेड आपकी मैक्सिमम आउटपुट है और उसकी एक्यूरेसी है प्लस माइनस 0.5%, तो प्लस माइनस 0.5% ऑफ 500 डिग्री हो जाएगा प्लस माइनस 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये आपको बताती है कि जो आपकी मेजर्ड वैल्यू होगी वो हमेशा जो एक्यूरेट वैल्यू है उससे या तो 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड ज़्यादा हो सकती है, मैक्सिमम जो एरर होगा वो बता रहा है कि या तो ज़्यादा से ज़्यादा वो उससे 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड ज़्यादा होगी या उस एक्चुअल वैल्यू से 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड कम होगी। तो ये आपको एक्यूरेसी बताती है। अगर बट इफ इट इंडिकेट्स अ रीडिंग ऑफ 250 डिग्री सेंटीग्रेड द एरर विल ऑल्सो बी प्लस माइनस 2। ये अब चीज़ नोट करने वाली है कि अगर आपके पास ये 500 डिग्री सेंटीग्रेड के लिए जो केस था उस केस के लिए भी एरर जो होगा वो प्लस माइनस 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। अगर ये टेम्परेचर चेंज भी हो जाए तो फिर ये परसेंटेज नहीं वैलिड नहीं रहेगी, ये एरर उतना ही रहेगा। यानी अगर ये लेट सपोज पहले 500 डिग्री सेंटीग्रेड पे एरर था प्लस माइनस 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड, तो अगर आपका टेम्परेचर हो गया 250 डिग्री सेंटीग्रेड तो तब भी एरर इतना ही रहेगा, यानी प्लस माइनस 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड, जो कि है प्लस माइनस 1% ऑफ द रेट। तो ये आपको एक्यूरेसी बताती है। Precision indicates the repeatability or reproducibility of an instrument, but does not indicate accuracy. अच्छा, सबसे पहले मैं ये बता दूं कि accuracy और precision में फ़र्क क्या है। accuracy ये बताती है कि आपकी जो आपने वैल्यू जो मेजर की है वो ट्रू वैल्यू के कितने करीब है, यानी उसमें और ट्रू जितनी एक्यूरेसी ज़्यादा होगी उतनी आपकी मेजर्ड वैल्यू ट्रू वैल्यू के करीब होगी और जितनी आप कहेंगे कि सिस्टम उतना एक्यूरेट है। प्रिसीजन ये आपको ये बताती है कि वो जो सिस्टम है वो उसकी जो डिफरेंट रीडिंग्स हैं वो एक दूसरे के कितने करीब है। यानी अगर लेट सपोज एक इंस्ट्रूमेंट बहुत प्रिसाइज है लेकिन एक्यूरेट नहीं है तो उसकी जो उसकी जो सक्सेसिव रीडिंग्स होंगी यानी उसकी जो मुख्तलिफ रीडिंग्स होंगी वो एक दूसरे के तो करीब होंगी लेकिन एक्चुअल रीडिंग से दूर हो सकती है, यानी अगर वो एक्यूरेट नहीं है। एक्यूरेट या सिस्टम आपको ये बताता है कि जो आपकी रीडिंग है वो एक्चुअल वैल्यू के कितने करीब है, और प्रिसीजन आपको ये बताती है कि जो आप किसी सिस्टम से जो रीडिंग्स लेते हैं वो एक दूसरे के कितने करीब है। तो ये डिफरेंस है एक्यूरेसी और प्रिसीजन। यानी अगर हम आप इसकी एक एग्जांपल लेते हैं कि अगर एक टारगेट था जिसको आप हिट कर रहे थे और आप एक्यूरेट तब होंगे जब आप बुल्स आए कि यानी जो सेंट्रल टारगेट की जो सेंट्रल पोजीशन है उसके कितने करीब हिट करेंगे। तो जितने करीब आप हिट करेंगे उतने ही आप एक्यूरेट होंगे। और अगर आप लेट सपोज कि आप उस बुल्स आई से दूर हिट कर रहे हैं लेकिन आप 5 शॉट्स लेते हैं और 5 शॉट बहुत करीब हैं लेकिन बुल्स आई से दूर हैं, तो आपके जो 5 शॉट्स हैं वो प्रिसाइज हैं लेकिन एक्यूरेट नहीं है। तो इस एग्जांपल से हम एक्यूरेसी और प्रिसीजन को आसानी से समझ सकते हैं। If an instrument is used to measure the same input but at different instants spread over the whole day, successive measurements may vary randomly. The random fluctuations of readings, mostly with Gaussian distribution, is often due to random variation of several other factors which have not been taken into account while measuring the variable. Precision. A precision instrument indicates that the successive readings would be very close, or in other words, the standard deviation sigma e of the set of measurements would be very small. यानी वो spread नहीं होंगी readings, वो close together होंगी. Quantitatively, the precision can be expressed as precision equals to measure range over sigma e. सिग्मा ई जितना ज़्यादा होगा उतनी आपकी जो आपकी स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा ई है जितनी ज़्यादा होंगी उतनी वैल्यूज़ आपकी रीडिंग जो है स्प्रेड आउट होंगी, और जितना सिग्मा ई कम होगा उतनी वो क्लोज टुगेदर होंगी। तो इसमें हम देख रहे हैं कि सिग्मा ई अगर कम होगा तो प्रिसीजन उतनी ही ज़्यादा होगी, यानी सक्सेसिव रीडिंग जितनी क्लोज टुगेदर होंगी उतनी ही आपकी प्रिसीजन ज़्यादा होगी। प्रिसीजन मीन्स रेपिटेशन ऑफ सक्सेसिव रीडिंग्स बट इट डज नॉट गारंटी एक्यूरेसी, जैसा कि मैंने भी एक्सप्लेन किया है। Successive readings may be also to each other but far from the true value, may be close to each other but far from the true value. On the other hand, an accurate instrument has to be precise also, since successive readings must be close to the true value. तो हमें एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट चाहिए होता है जो कि एक्यूरेट हो यानी जो ट्रू वैल्यू उसके क्लोज हो, और प्रिसाइज भी हो यानी उसकी जो मुख्तलिफ रीडिंग्स हैं वो भी एक दूसरे के करीब हो। तो सिस्टम तब हमारा इफेक्टिव होगा जब वो एक्यूरेट भी हो और प्रिसाइज भी हो। तो ये बेसिकली थी हमारी डायनामिक स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक्स। अब हम डिस्कस करते हैं डायनामिक कैरेक्टरिस्टिक्स। डायनामिक characteristics refer to the performance of the instrument when the input variable is changing rapidly with time. The dynamic performance of an instrument is normally expressed by a differential equation relating the input and output quantities. It is always convenient to express the input-output dynamic characteristics in the form of a linear differential equation. So often a non-linear mathematical model is linearized and expressed in the form, ये आपकी differential equation की form है पूरी। इसमें ये जो x हो
ओ है वो आउटपुट है और जो एक्स आई है वो इनपुट है, वेयर एक्स आई एंड एक्स ओ आर द इनपुट एंड द आउटपुट वेरिएबल्स रिस्पेक्टिवली. Normally, m is less than n and n is called the order of the system. Commonly available sensor characteristics can usually be approximated as either zeroth order, first order or second order dynamics. Here are few such examples. ये अब हम एग्जाम्पल डिस्कस करें पोटेंशियोमीटर की. पोटेंशियोमीटर को मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ फिर कंटिन्यू करते हैं. बेसिकली है क्या, ये जो E है, कैपिटल E है जिस पे मेरे लेज़र पॉइंटर रखा हुआ है, ये आपकी एक्साइटेशन वोल्टेज है. जो x ऑफ t है वो है टोटल लेंथ ऑफ द पोटेंशियोमीटर. एक्स आई जो है, ये जो एक्स आई है ये है इनपुट डिस्प्लेसमेंट और ई नॉट जो है वो है आपकी आउटपुट वोल्टेज. तो आपके पास चार चीज़ें आ गई. ई विच इज़ द एक्साइटेशन, इनपुट एक्साइटेशन वोल्टेज, एक्स टी इज़ द टोटल लेंथ ऑफ द पोटेंशियोमीटर और एक्स आई जो है वो इनपुट डिस्प्लेसमेंट है और ई नॉट जो है वो है आउटपुट वोल्टेज. अब बेसिकली जब आप एक्स आई को वेरी करेंगे तो जो ई नॉट है वो वेरी होगी विद रिस्पेक्ट टू कि एक्स आई की वैल्यू क्या है. जो आपकी इसको कैरेक्टराइज करते हैं हम इस एल्जेब्रिक इक्वेशन से, दैट इज ई नॉट टी, वो जो कि ये चीज़ है, मल्टीप्लाइड बाय एक्स ऑफ टी दैट इज द टोटल लेंथ ऑफ द पोटेंशियोमीटर इज इक्वल टू द एक्साइटेशन वोल्टेज ई मल्टीप्लाइड बाय द इनपुट डिस्प्लेसमेंट एक्स ऑफ आई. इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि ई नॉट एस इक्वल ओवर एक्स आई, एस इक्वल टू ई ओवर एक्स टी, और एक्स ऑफ आई जो है वो उसको हम यहाँ पे ऊपर ले जाते हैं. तो अब एक्स ऑफ आई हम देखेंगे कि जितनी एक्स ऑफ आई ज़्यादा होगा उतनी आपकी आउटपुट वोल्टेज ज़्यादा आएगी. तो ये बेसिकली इसको वेरी करने से हम ई नॉट को वो आउटपुट पे वेरी करते हैं. तो सो इट कैन बी टर्म्ड एज अ जीरोथ ऑर्डर सिस्टम. तो ये इसका ऑपरेशन है पोटेंशियोमीटर. अब हम देखते हैं डायनामिक कैरेक्टरिस्टिक्स एंड टेस्ट सिग्नल्स. Dynamic characteristic specifications are normally referred to the performance of the instrument with different test signals. For example, impulse input, step input, ramp input and sinusoidal input. सबसे पहले हम देखते हैं स्टेप रिस्पॉन्स परफॉर्मेंस. तो बेसिकली हमारे पास क्या है कि विद टाइम जो है वो आपकी ये जो नॉर्मल आउट रिस्पॉन्स है सिस्टम का वो इस तरह से वेरी कर रहा है और ये आपका टाइम इंक्रीज होगा. इसको कैरेक्टराइज करने के लिए हम तीन पैरामीटर्स देखते हैं. सब नंबर वन इज पीक ओवरशूट दैट इज एमपी. अच्छा, अब पीक ओवरशूट को डिफाइन किस तरह करते हैं, इसको इस तरह डिफाइन करते हैं कि इट इज़ द मैक्सिमम वैल्यू माइनस द स्टेडी स्टेट वैल्यू नॉर्मली एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज. तो इस फिगर से हम देख सकते हैं कि ये जो है जिस पे मैंने लेज़र पॉइंटर रखा हुआ है ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू है और ये जो डॉटेड लाइन है ये इसकी स्टेडी स्टेट वैल्यू है जिस पे सिस्टम की आउटपुट सेटल डाउन होगी. तो जो डिफरेंस है इस मैक्सिमम वैल्यू का माइनस द स्टेडी स्टेट वैल्यू, और इसको अगर हम परसेंटेज की टर्म में डिफाइन करें तो वो हो जाएगा हमारा पीक ओवरशूट. यानी स्टेडी स्टेट वैल्यू से कितनी ऊपर गई है मैक्सिमम वैल्यू और इस डिफरेंस को हम कहेंगे पीक ओवरशूट. सेकेंड पैरामीटर जो हम डिफाइन करेंगे वो है सेटलिंग टाइम टीएस. इट इज़ द टाइम टेकन टू अटेन द रिस्पॉन्स विद इन +-2% ऑफ द स्टेडी स्टेट वैल्यू. तो ये जो आपके ये जो लाइन नज़र आ रही है ये इतना टाइम है कि ये आपकी स्टेडी स्टेट वैल्यू है और ये जो ऊपर वाली डॉटेड लाइन है ये आप +-2% है. तो आपका जब रिस्पांस विद इन दिस रेंज आ गया है उस टाइम को जितनी टाइम लिया है उस रिस्पांस ने इस स्टेडी स्टेट से +2% आने में, उसको हम कह रहे हैं दैट इज़ द सेटलिंग टाइम. सो इट इज़ द टाइम टेकन टू अटेन द रिस्पांस विद इन +-2% ऑफ द स्टेडी स्टेट वैल्यू. तीसरा जो पैरामीटर हम डिफाइन करें दैट इज राइज टाइम. It is the time required for the response to rise from 10% to 90% of its final value. अगर ये जो steady state value है ये final value है, अगर जो टाइम लगता है इसकी 10% से 90% तक राइज होने में उसे हम कहेंगे राइज टाइम. तो ये तीन हमने टर्मिनोलॉजीज डिफाइन की हैं, पीक ओवरशूट, सेटलिंग टाइम और राइज टाइम, जो कि स्टेप रिस्पॉन्स परफॉर्मेंस में यूज होती है. अब हम देखते हैं फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स परफॉर्मेंस. The frequency response performance refers to the performance of the system subject to sinusoidal input of varying frequency. ये अब हमारे पास एक फ्रीक्वेंसी सिस्टम है. इस सिस्टम की इनपुट है a sin ओमेगा t, इस सिस्टम की आउटपुट है b sin ओमेगा t प्लस फाई, और ये एक डायनामिक सिस्टम है जिसका ट्रांसफर फंक्शन है g ऑफ s. तो बेसिकली फ्रीक्वेंसी हम देख रहे हैं कि इनपुट पे आपके पास एक इनपुट है जिसका एम्पलीट्यूड है a और एक फ्रीक्वेंसी है ओमेगा.
तो जो आउटपुट है उस पर हमारे पास एम्पलीट्यूड आ रहा है बी, फ्रीक्वेंसी आ रही है ओमेगा और एक फेज शिफ्ट आ रहा है। तो ये बेसिकली डायनामिक सिस्टम इंट्रोड्यूस करता है कि उसका एक तो उसका एम्पलीट्यूड चेंज कर देता है और दूसरा उसमें एक फेज डिफरेंस इंक्लूड कर देता है। तो इन दोनों चीज़ों को हम कैरेक्टराइज करते हैं थ्रू दी फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स। और जी ऑफ एस जो है वो है इसका ट्रांसफर फंक्शन। Suppose g of s is the transfer function of the dynamic measurement system. If the input is a sinusoidal quantity of amplitude a and frequency omega, then in the steady state the output will also be of the same frequency but of different amplitude b, and there would be a phase difference between the input and output. तो वही चीज़ जो मैंने पिछली स्लाइड में बताई थी कि आपका एम्पलीट्यूड जो था पहले a था वो बन जाएगा b, और जो आपका डायनामिक सिस्टम है वो उसमें एक फेज डिफरेंस, ये जो है फेज डिफरेंस बिटवीन द इनपुट एंड आउटपुट इंट्रोड्यूस करा दे। तो इट कैन बी शोन दैट द एम्पलीट्यूड रेशियो दैट इज b over a इज गिवन बाय द मैग्नीट्यूड ऑफ gj ओमेगा एंड द फेज डिफरेंस इज गिवन एज द एंगल ऑफ gj ओमेगा। तो दो चीज़ें होगी, एक होगी आपका एम्पलीट्यूड रेशियो और दूसरा होगा फेज डिफरेंस जो कि एक डायनामिक सिस्टम इंट्रोड्यूस कराता है। इन्हीं दोनों चीज़ों के थ्रू हम एक सिस्टम का फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स कैरेक्टराइज करते हैं। इस फिगर में आपको एम्पलीट्यूड वर्सेस फ्रीक्वेंसी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ पीजो इलेक्ट्रिक एक्सेलेरोमीटर शो किया गया है। द प्लॉट शोइंग वेरिएशंस ऑफ एम्पलीट्यूड रेशियोज एंड फेज एंगल्स विद फ्रीक्वेंसी आर कॉल्ड द मैग्नीट्यूड। जो आपके एम्पलीट्यूड रेशियो का प्लॉट होगा विद रिस्पेक्ट टू फ्रीक्वेंसी उसको हम कहेंगे मैग्नीट्यूड प्लॉट, और जो आपके फेज का होगा उसको हम कहेंगे फेज प्लॉट्स ऑफ द फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स। टिपिकल एम्पलीट्यूड वर्सेस फ्रीक्वेंसी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ पीजो इलेक्ट्रिक एक्सेलेरोमीटर इज शोन इन फिगर 9। ये है आपका एम्पलीट्यूड वर्सेस फ्रीक्वेंसी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ पीजो इलेक्ट्रिक मीटर। ये जो आपका वो पॉइंट जहाँ पे आपकी आउटपुट अपनी स्टैटिक वैल्यू से 0.707 नीचे आ जाती है, उन दोनों इस पॉइंट पे और इस पॉइंट का जो डिफरेंस है उसको हम कहेंगे बैंडविड्थ ऑफ द सिस्टम। और जिस पॉइंट पे फ्रीक्वेंसी पे आपके पास मैक्सिमम आउटपुट आ रही है उसे हम कहेंगे नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द सिस्टम। तो ये दो चीज़ें हैं कि जो जहाँ पे आउटपुट आपकी 0.707 ऑफ द नॉर्मलाइज वैल्यू आ जाती है उसको उन दोनों पॉइंट्स के दरमियान जितनी रीजन है उसको हम कहेंगे बैंडविड्थ, और जहाँ पे मैक्सिमम आउटपुट आ रही है उसे हम कहेंगे नेचुरल फ्रीक्वेंसी। ये नेक्स्ट स्लाइड में भी मैं डिफाइन करता हूँ अगर क्लियर नहीं। फ्रॉम फिगर 9 इट इज़ अपेरेंट दैट द मैग्नीट्यूड इज फेयरली कॉन्स्टेंट ओवर रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो जो मैग्नीट्यूड था हमने देखा था कि वो कांस्टेंट था ओवर अ रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी यानी स्टेबल था। दिस रेंज इज कॉल्ड द बैंडविड्थ ऑफ द मेजरिंग सिस्टम। जो रेंज जिस पे वो स्टैटिक था या कांस्टेंट था फेयरली, उन दोनों के पॉइंट्स के दरमियान जो रीजन है उसको हम कहेंगे बैंडविड्थ, उतनी अमाउंट ऑफ रीजन को हम कहेंगे बैंडविड्थ ऑफ द मेजरिंग सिस्टम। टू बी प्रिसाइज, it is the frequency range in which the normalized amplitude ratio does not fall below 0.707 or -3 dB limit. The instrument is suitable for use in this range. तो जो उसकी bandwidth है उसमें वो suitable है instrument use करने के लिए। The lower and upper limits are called the lower and upper cutoff frequencies. The frequency at which the amplitude ratio attains a peak is called the damped नेचुरल फ्रीक्वेंसी। जो स्पाइक आ रही थी, जो पीक थी जहाँ पे उस पॉइंट पे जो फ्रीक्वेंसी है उसे हम कह रहे थे नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द सिस्टम। फॉर फर्दर डिटेल्स द रीडर इज रिक्वेस्टेड टू रेफर टू एनी स्टैंडर्ड बुक ऑन कंट्रोल सिस्टम। अब हम ये हो गए हमारे स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक्स भी हमने डिस्कस कर लिए हैं और डायनामिक कैरेक्टरिस्टिक्स भी डिस्कस कर लिए हैं। अब हम थोड़ा सा रैंडम कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले व्हाट आर रैंडम कैरेक्टरिस्टिक्स? इफ repeated readings of the same quantity of the measurand are taken by the same instrument under the same ambient conditions, they are bound to differ from each other. This is often due to some inherent sources of errors of the instrument that vary randomly at any point of time. It is very difficult to exactly say what would be its true value. For example, the characteristics of resistance and diode elements of an electronic circuit are random due to two sources of noise, thermal noise and flicker noise. To characterize these behaviors, statistical terminologies are often used. Most common among them are mean and standard deviation. The mean of a set of readings is the most accurate estimation of the actual value, since the positive and negative errors are cancelled out. तो अगर हमारे पास एक रेंज है रीडिंग्स की, उसका मीन लेंगे एवरेज लेंगे, तो वो मीन जो होगा वो मोस्ट एक्यूरेट प्रिडिक्शन होगा ऑफ द ट्रू वैल्यू, क्योंकि उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव एरर्स जो हैं वो कैंसिल आउट हो जाएंगे। On the other hand, the standard deviation is a measure of the spread of readings. So standard deviation आपको बताती है कि रीडिंग्स एक दूसरे से कितने दूर हैं या पास हैं। अगर स्टैंडर्ड डेविएशन ज़्यादा होगी तो रीडिंग्स का स्प्रेड ज़्यादा होगा और जो रीडिंग्स आप मेजर करेंगे वो एक दूसरे से दूर होंगी, और अगर स्टैंडर्ड डेविएशन कम होंगी तो जो रीडिंग्स आप मेजर करेंगे वो एक दूसरे के करीब होंगी। If successive
measurements of the same parameter under same ambient conditions are taken and the mean and standard deviations are calculated, then assuming normal distribution of the randomness in measurements, we can say that 68% of the readings would fall within the range of mean plus minus sigma. Naturally, smaller the value of sigma, more would be the repeatability and higher would be the precision. This uncertainty limit is often extended to the 3 sigma limit. That limit means that with 99% confidence we can say that any reading taken would be given a value within the range of mean plus minus 3 sigma. The interval of uncertainty is often called as the confidence interval. तो ये थी random characteristics. तो हमने आज तीनों टाइप ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस कर लिए हैं, स्टैटिक, डायनामिक और रैंडम कैरेक्टरिस्टिक. तो दिस वाज द लेक्चर. थैंक यू.